मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह। मेरे इस संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज की चर्चा बात करेंगे हम मुख्य रूप से प्रयत्नों की। पिछली कक्षा में हमने आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा की थी और आज की क्लास में मुख्य रूप से हम बाह्य प्रयत्नों की चर्चा करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्नों में हमने 5 प्रकार के प्रयत्नों की चर्चा की थी, जिसमें हमने स्पृष्ट कहा था, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, इन 5 प्रकारों की चर्चा की थी और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। उन बाह्य प्रयत्नों की आज अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से आज हम बात कर रहे हैं बाह्य प्रयत्नों की। बाह्य प्रयत्न, सबसे पहले यदि पूछा जाए कि भाई बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो हम चर्चा करेंगे कि बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न जो थे वो कितने थे, 5 प्रकार के थे और जो बाह्य प्रयत्न है वो हो गए 11 प्रकार के। ठीक है, ये सवाल हमने पहले किया था कि भाई प्रयत्न कतिधा, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम ये सवाल करें कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा था कि प्रयत्न द्विधा, अर्थात प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आद्य और एक बाह्य। आभ्यंतर जो होता है आद्य पंचदा, अर्थात जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार के, जिसमें अपन ने चर्चा की, और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 प्रकार के। ठीक है, अब इन 11 प्रकार में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। विवार, संवार, श्वास, नाद। ठीक है, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो यदि हम 11 प्रकारों की बात करें, 11 प्रयत्नों की बात करें, तो यहाँ पर शुद्ध रूप से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन कौन से हो गए हमारे, विवार, संवार, श्वास और नाद 4 हमारे ये हो गए, अघोष और घोष 2 हमारे ये हो गए, 4 2 6। इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण 2 ये हो गए, 6 2 8, और 3 हमारे उदात, अनुदात और स्वरित हो गए। ठीक है, तो ये भी यदि सवाल पूछ लिया जाए कि भाई इनको कितने भागों में अलग अलग ढंग से विभक्त किया गया, तो मुख्य रूप से हमने इनको 4 भागों में बांटा है। विवार, संवार, श्वास, नाद को एक कैटेगरी में लिया है, अघोष घोष को एक दूसरी में, अल्प प्राण महाप्राण को तीसरी में, और उदात, अनुदात और स्वरित को चौथी कैटेगरी में लिया। ठीक है, ये मोटे तौर पर हम बात करेंगे, बाकी हम ये किस किस कैटेगरी में आते हैं इसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मूल रूप से जो बाहरी प्रयत्नों की बात की जाए या बाह्य प्रयत्नों की बात की जाए, तो हमने कितने भागों में बांटा इनको, 11 भागों में बांटा बाह्य प्रयत्नों को। ठीक है, अब इन 11 की अपन चर्चा करते हैं। तो यदि ये पूछा जाए कि भाई इन 11 में मूल रूप से कौन कौन से, तो सबसे पहले अपन पहले की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा है विवार, संवार, श्वास और नाद, इनकी अपन ने बात की है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई ये विवार क्या होता है, संवार क्या होता है, श्वास क्या होता है, नाद क्या होता है। ठीक है, तो इसमें यदि हम 11 की बात करें, यहाँ पर शुद्ध रूप से यदि इन 11 की बात करें, तो 11 में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखते हैं सूत्र के आधार पर। खरो विवारा, श्वासो, खरो विवारो श्वासो अघोषश्च, अलग अलग लिख देता हूं मैं। खरो विवारा श्वासा अघोष, या फिर खर जो है उसको विवार, श्वास और अघोष के रूप में हम इसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो यदि ये यहाँ पर बात आ जाए कि भाई खर को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, मोटे तौर पर हम सूत्र के रूप में, तो हम बात करेंगे कि जो विवार, इसमें विवार में क्या क्या आएगा, खर में क्या आ जाएगा, विवार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में श्वास आ जाएगा और उसके बाद में अघोष आ जाएगा। ये हमने सूत्र में लिखा, खरो विवारो श्वासो अघोषस्य, अर्थात जो खर है वह विवार भी है, वह श्वास भी है और वो अघोष भी है। अब सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये खर आखिर होता क्या है। ठीक है,
तो यहाँ अपन ये बात कर रहे हैं कि भाई ये विवार भी होंगे, श्वास भी होंगे और अघोष भी होंगे, लेकिन ये कौन होंगे? खर। अब खर प्रत्याहार बनाने के लिए अपन ने जो भी माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, 14 माहेश्वर सूत्र, उनमें से अपन ने जो मूल रूप से 42 प्रत्याहार हमने जो बनाए हैं, उन 42 प्रत्याहारों की हम चर्चा करेंगे और वहां शुद्ध रूप से अपने को देखने को मिलेगा क्या? खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार में हम देखेंगे, यहां से हम खप से लेते हैं, खफ, छठत, चटतव, कपय, शशर। तो यदि शुद्ध रूप से हम देखें तो यहीं पर हमारा जो है खर प्रत्याहार हो जाता है। खर प्रत्याहार यदि हम देखें तो खप, छठ, चटतव, कपय, शशर और हल जो है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत हम स्वीकार करते हैं। तो यदि हम अब खर में मुख्य रूप से देखें तो क्या क्या है खर में? एक यहाँ से ख शुरू करेंगे तो ये ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त ये हो जाएगा। लास्ट वाले को इसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना क, प ये हो जाएगा, अंतिम को अपन छोड़ देते हैं यहाँ पर, श, श, श हो जाएगा, र तो अपन उसमें स्वीकार कर दिया। तो ये जितने भी वर्ण हैं ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? किस में आएंगे? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? उनको अपन विवार बोलेंगे, उनको अपन श्वास बोलेंगे और उनको अपन क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। वहां भी अपन ने शुद्ध रूप से पढ़ा है कि श्वास जो है वो सांसों का आवागमन है, कि किस ढंग से ठीक मूल रूप से श्वासों का आवागमन होना चाहिए, श्वास किस प्रकार से ऊपर आना चाहिए, किस प्रकार से बाहर आना चाहिए, श्वास और प्रश्वास की जो चीजें हैं वहां हमने उनकी व्याख्या के रूप में पढ़ा है दूसरे ढंग में। लेकिन यहाँ हम कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे उनको हम यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मूल रूप से हम यही देख रहे हैं कि जो खर है उसके अंतर्गत क्या क्या है? खर में विवारो श्वासो अघोषास से, उसमें विवार भी आ गए, खर में श्वास भी आ गया और अघोष भी आ गया, ठीक है। अब खर में क्या क्या? खफ, छठ, चटतव के ख से लेकर के और शशर के रे के बीच में जो वर्ण आए उनको सबको अपन ने क्या किया? खर के अंतर्गत स्वीकार किया। अब इसको अलग ढंग से आप निकालेंगे कि ये वर्ण जो है ये विवार में भी आएंगे, श्वास में भी आएंगे और अघोष में भी आएंगे। जब हम अघोष को पढ़ते हैं तो वहां भी हम शुद्ध रूप से यही देखते हैं। जब हम अघोषों की चर्चा करते हैं तो यहाँ वहां भी अपन उसकी परिभाषा में क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम घोष होता है, अर्थात जो स्वर तंत्री होती है उस स्वर तंत्री में कम कंपन होता है, कम घोष होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण है उसको अपन क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। भाई वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को अपन क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो यदि हम इनमें भी उनको ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी वर्गों का पहला मिलेगा या दूसरा वर्ण मिलेगा, ठीक है। यदि पहला अघोष ये होते हैं, ये सारे वर्ण खर के अंतर्गत अघोष होते हैं, तो खर में भी क्या मिलेगा? आपको पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा, उसी प्रकार श्वास में मिलेंगे, उसी प्रकार उसमें मिलेंगे। इसको देख लो, खैफ है, चट है, चट है, चट है, ये सारे क्या है? पहले और दूसरे ही मिलेंगे आपको। तो इस आधार पर भी अपन कह सकते हैं, उस ढंग से यदि हम व्याख्या करें उसको तो भी वही कैटेगरी निकल करके सामने आएगी। और शॉर्ट रूप में संस्कृत की पाणिनि कोडिंग के आधार पर यदि हम बात करें तो भी वही कथन निकल करके सामने आता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप से एक सूत्र की अपन ने व्याख्या की, कौन से की? जो पहले के चार हैं अपने, विवार, संवार, श्वास, नाद, उसकी मुख्य रूप से अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें खरो विवारा श्वासा अघोषास, अर्थात जो खर होते हैं वो विवार भी होते हैं, वो श्वास भी होते हैं और वो अघोष भी होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी इसकी चर्चा अपन हालांकि पहले कर चुके हैं कि विवार क्या होता है, जिसमें विवर का प्रयोग होता है, श्वास क्या होता है, श्वास प्रश्वास मतलब सांसों के आवागमन की बात करते हैं, अघोष में स्वर तंत्री में कम कंपन पैदा होता है। ये सारी की सारी चीजें अपन पहले ऑलरेडी डिस्कस पहले की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें, हस संवारा नादा घोषाश्च, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, इसको सूत्र के रूप में नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इसको मिलाया नहीं मैंने, अलग अलग टुकड़े किए हैं, उसी रूप में आपको भी देख लेना। यदि आप शुद्ध रूप से करें तो फिर वहां संधि का निर्माण करके संधि बनाकर भी आप उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने हस की बात की है, हकार है, इसको दैन माने है, ठीक है। हस संवारा नादा घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे उनको अपन क्या कहेंगे? उनको अपन संवार भी कहेंगे, उनको अपन नाद भी कहेंगे और अपन घोष भी कहेंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं हस को। हैवरट, लण, यदि इनमें अपन बात करें तो भी अपन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से हस प्रत्याहार पूरा होगा नहीं।
ठीक है, तो शुरू से अपन देखते हैं यहाँ पर अयून, रिलरिक, एयोंग, एयोज, हाइवरट, लण, यामंगनम, झबे, घटधस, जबगढ़दस, यहाँ तक अपना पूरा होगा। तो अपन ये बात करते हैं अयून, रिलरिक, एयोंग, अयोज, हाइवरट। तो हाइवरट का अपन ने शुरू किया क्योंकि अपने को हस चाहिए ना, तो हस प्रत्याहार में अपन हाइवरट के है से शुरू करेंगे। हाइवरट, लण, यामंगनम, झबे, घटधस, जबगढ़दस, आगे लिखने की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि अपना जबगढ़दस तक ही अपना काम हो गया। अपने को हसी प्रत्याहार चाहिए था, ठीक है। अपने को प्रत्याहार क्या चाहिए, हस चाहिए, और हस अपना यहाँ से पूरा हो गया। यहाँ इसने हकार से अपन ने शुरू किया, ये हकार से अपन ने शुरू किया, और ये अपने श तक अपन इसको ले रहे हैं। तो है और श में क्या, हस में ही चाहिए अपने को। तो यहाँ पूरी प्रक्रिया को यदि हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे जो हमने प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया में सीखे हैं, अंतिम जो अपना वर्ण है इत्संज्ञक हाइवरट का, इस इत्संज्ञक वाले वर्ण को अपन छोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो भी अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है, और उसके अतिरिक्त जितने भी वर्ण हैं उन सारे को सारों को अपन किस में, हस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। ये सारे जो वर्ण हैं ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यदि इन वर्णों को हमने हस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वीकार किया तो यहाँ पर अपन देख लेंगे कि हस में क्या क्या आता है। यहाँ पर हमने हस लिखा था, हस प्रत्याहार में क्या क्या आता है, संवारा नादा घोषाश्च, मतलब जो संवार होते हैं, जो नाद होते हैं और जो घोष होते हैं वो सारे हस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जितने भी वर्ण आए है, ये, वह, रे, ले, ये, मैंने, ये जितने भी वर्ण आ रहे हैं इनको अपन संवार भी कह सकते हैं। संवृत अवस्था, संवार कौन सी होती है, संवृत अवस्था, जो हमने पढ़ा था जिसमें थोड़ा सा आवरण लग जाता है। संवर एक ढक्कन होता है, ऊपर का आवरण होता है, तो शुद्ध रूप से विवर का जब प्रयोग होता है तो खुले गले का प्रयोग होता है, लेकिन जब संवृत अवस्था होती है तो थोड़ा सा उसके ऊपर आवरण पड़ जाता है, ठीक है। जैसे हमने आकार को, ऋस्व आकार को हमने संयोग पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि प्रयोग अवस्था में जो ऋस्व आकार है वो समृत है, और प्रक्रिया तो विवर्तम है। जो प्रक्रिया अवस्था में उसमें उसको अपन ने विवृत माना, अर्थात विवर का प्रयोग वहां पर हुआ था। तो यदि ये पूरी प्रक्रिया को अपन देखते हैं तो यहाँ पर भी ये पूछे कि भाई संवार वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे वर्ण किस में आ जाएंगे, संवार में आ जाएंगे। उसके अतिरिक्त है नाद, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक नाद होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक आवाज होती है, अधिक गूंज होती है, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, नाद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हस में आने वाले सारे वर्ण क्या आ जाएंगे, नाद के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार से क्या हुआ, घोष, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में अधिक घोष होता है, अघोष में तो कम घोष होता है स्वर तंत्री में, और घोष में जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक घोष होता है तो वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, पढ़ते हैं तो भाई वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो घोष होता है। यही पढ़ते हैं हम कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है उसके साथ में हम उसको क्या कर देते हैं, घोष कर देते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई जो घोष वर्ण है यहाँ पर हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है, हस संवारा नादा घोषाश्च। हस के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो संवार भी होते हैं, वो नाद भी होते हैं और वो घोष भी होते हैं। तो यदि वहां अपन ने कहा कि वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है, तो यहाँ भी उस कैटेगरी को देख लेंगे एक बार, यहाँ भी उस व्यवस्था को अपन देख लेंगे कि सच में वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है या नहीं होता है। हमने कहा हस के अंतर्गत आता है। अब यदि हस प्रत्याहार के अंतर्गत उस वर्ण को अपन स्वीकार कर रहे हैं तो देख लो हस में तीसरा, चौथा, पांचवा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखेंगे अपन, भाई हाइवरट की तो अपन बात कर ही रहे हैं, ये तो आता ही आता है उसके अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर हम तीसरे, चौथे बातवे की बात कर रहा, तो इनको देख लो आप, जो भी है जयबैगढ़ है जो, तो तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, प्रक्रिया वही आएगी, प्रक्रिया जो है वो उसी के अंतर्गत आएगी। सिंपल सी चीज है। मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो पहला हमने सूत्र पढ़ा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर के अंतर्गत जो प्रत्याहार हैं वो विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आएंगे। हस संवारा नादा घोषाश्च, हस के अंतर्गत जो प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो क्या आएंगे, संवारा नादा घोषाश्च, वो संवार भी होंगे, वो नाद भी होंगे और वो घोष भी होंगे, ठीक है। अब ये आपको देख लेना है कि 3-3 हो रहे हैं यहाँ पर, 3-3 ग्रुप है, एक 3 इसमें हस में भी 3 हमने ग्रुप को स्वीकार किया, और उधर से उसमें भी पहले वाले खर प्रत्याहार में भी हमने 3 ग्रुप को स्वीकार किया, 3 समूहों को, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण क्या होते हैं, जिसमें हमने चारों मूल रूप से इनकी चर्चा कर दी।
विवार, संवार, श्वास और नाद की हमने चर्चा कर दी, अघोष और घोष की हमने चर्चा कर दी। ठीक है, आगे की यदि हम सूत्र की बात करें तो हम बात कर रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। ठीक है, क्योंकि 11 हम चर्चा कर रहे हैं और 11 में से कुछ जो है हमारे हो गए शुरू के। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो यदि अल्प प्राण और महाप्राण की अपन चर्चा करते हैं तो उसमें शुद्ध रूप से अपन ने क्या पढ़ा है, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। परिभाषा की यदि हम बात करें तो परिभाषा में भी हम यही कहेंगे भाई, परिभाषा में भी हम यही कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु खर्च होती है, प्राण का मतलब ऑक्सीजन जिसके माध्यम से हम सांस ले रहे हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु खर्च होती है वे वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे हम 1, 3, 5 की बात करते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु खर्च होती है उनको अपन क्या कह रहे हैं, महाप्राण कहते हैं, जिसको अपन दूसरा और चौथा कहते हैं। सामान्य तौर पे यही तो आपने पढ़ रखा, यही रट रखा, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यहां से ही तो वो चीजें निकल करके गई है। भाई हमने तो मोटे तौर पर के कह दिया कि 1, 3, 5 वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। और होता है कौन सा अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में कम प्राणवायु खर्च होती हो। प्राणवायु ऑक्सीजन को कहते हैं जिसके माध्यम से अपन सांस ले रहे हैं। तो यदि हम संस्कृत की लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, यानश्च अल्प प्राण। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और यानश्च अल्प प्राण, अर्थात वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और उसके साथ यण जो होते हैं, यण वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर संस्कृत में भी वही चीज है और हिंदी में वही चीज है। हिंदी का मतलब हिंदी में तो वो चीज वहीं से निकल करके आई, पढ़ा आपने हिंदी में रखा, वो चीज तो मूल रूप से संस्कृत की ही है। भाई आपने जिसको हिंदी में पढ़ रखा है शुद्ध रूप से, मूल रूप से वो वस्तु स्थिति तो संस्कृत में से ही निकली है ना। तो मैं सूत्र की बात करता हूं, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, यणश्च अल्प प्राण। ठीक है, सूत्र को ना लिख करके मैं मोटे तौर पे लिख रहा हूं कि वर्गों का प्रथम, तृतीय, पंचम। ठीक है, मैं चतुर्थ तो नहीं बोल गया, ध्यान रखना, क्योंकि दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। अगर मैंने चतुर्थ बोला हो तो उसके लिए मतलब माफी चाहूंगा मैं, पहला, तीसरा और पांचवा होता है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं क्या बोल गया, तो ये आपने को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम, यणश्च अल्प प्राण। ठीक है, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और उसके बाद में यण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राण, वर्गों का दूसरा, चौथा वर्ण और उसके साथ शल अर्थात जो उस वर्ण शेष है वो महाप्राण होते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम, यणश्च अल्प प्राण। तो सिंपल सी चीज होगी, वर्गों का पहला अक्षर, वर्गों का तीसरा अक्षर, वर्गों का पांचवा अक्षर और उसके साथ में यण, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और उसके साथ में यण जो है वो अल्प प्राण होते हैं। अब यण में क्या आता है, य, व, र, ये जो यण है तो यण में क्या क्या आ जाएगा, यण में य, व, र और ल। ये तो हम प्रत्याहार के माध्यम से अपने को पता है। भाई यण में प्रत्याहार के माध्यम से अपने को शुद्ध रूप से पता है कि यण के अंतर्गत क्या आएगा, तो यण के अंतर्गत य, व, र, ल यही तो आएंगे यण के अंतर्गत चार वर्ण यहाँ पर। तो इसलिए किसी भी वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण और उसके साथ में य, व, र, ल, यण, ये सारे के सारे वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। होते क्या हैं अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु खर्च होती है वे वर्ण अल्प प्राण होते हैं। कैसे पता चलेगा कब प्राणवायु, कि आप किसी भी वर्ग का पहला वर्ण बोल करके देखें और किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण बोल करके देखें। ठीक है, जब आप उच्चारण करेंगे वैज्ञानिक ढंग से, इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो शुद्ध रूप से आपको ही पता चल जाएगा कि भाई इसका वास्तव में अर्थ क्या है। ठीक है, वह अल्प प्राण और महाप्राण क्यों कहा गया। जैसे हम बोलेंगे क, हाथ उल्टा करके हम बोलेंगे क, प्राणवायु नहीं आएगी, लेकिन हम बोलेंगे ख तो प्राणवायु का एक गुच्छा, मतलब एक हवा का एक गुब्बार निकल करके हमारे हाथ से, हमारी त्वचा से, स्किन से टकराएगा। क, ख खुद आप देख लिए, तो ख जब हम बोलते हैं वो महाप्राण होते हैं, उसमें अधिक प्राणवायु निकलती है। क होता है वो अल्प प्राण होता है, उसमें कम प्राणवायु निकलती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल करके देखें। बाकी सिंपल रूप से यदि आप संस्कृत में सूत्र को रटना चाहते हैं तो हम देखेंगे वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम, यणश्च अल्प प्राण। ठीक है, वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण, य, व, र, ल जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। यदि हम महाप्राण की बात करें तो शुद्ध रूप से हम बात करेंगे क्या, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राण। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, महाप्राण की। तो यदि हम महाप्राण की बात करें तो फिर हम क्या कह देंगे, वर्गाणाम द्वितीय। ठीक है, अलग अलग लिख रहा हूं मैं, सूत्र नहीं लिख रहा हूं, चतुर्थ और शल।
ठीक है, सूत्र मैंने बोल दिया, प्रिंटिंग रूप से आपके पास सारे नोट्स के रूप में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, सारी की सारी चीजें वहां पर आप देख लेंगे उसको। ठीक है, तो यहां हम बात क्या कर रहे हैं कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा, वर्गों का दूसरा चौथा और जो शल है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी वर्ग का दूसरा दे लेंगे अपन, ठीक है, किसी वर्ग का दूसरा वर्ण हो गया, किसी भी वर्ग का दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, चौथा वर्ण हो जाएगा और उसके बाद में शल हो जाएगा। ठीक है, तो शल में क्या आता है, श है, ठीक है, जिसको अपन ऊष्म बोलते हैं, श और है, ये चार वर्ण जो है ये किस में आएंगे, शल में आते हैं। ठीक है, श हल और दो ही सूत्रों में शल पूरा हो जाता है, श र, तो रकार को इत्संज्ञक के हटा देंगे और हल के है को ले लेंगे, ल इत्संज्ञक के उसको हटा देंगे। तो शुद्ध रूप से शल में चार वर्ण हो गए जिसको अपन ऊष्म बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि भाई महाप्राण में कौन कौन सा हो गया, महाप्राण में वर्गों का दूसरा हो गया, वर्गों का चौथा हो गया और उसके साथ साथ दूसरे और चौथे के साथ साथ कौन सा हो गया, शल हो गया। ठीक है, ऊष्म हो गए। तो ये अपन अल्पप्राण और महाप्राण की चर्चा शुद्ध रूप से अपन ने कर दी। ठीक है, ये अभी हम बात कर रहे थे अल्पप्राण और महाप्राण की। तो अल्पप्राण में कम प्राणवायु खर्च होती है और महाप्राण में अधिक प्राणवायु खर्च होती है। ठीक है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है और अल्पप्राण जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अब अपने पास बच गया कौन सा, उदात, अनुदात और स्वरित। आपने इसकी व्याख्या पढ़ी है उदात, अनुदात और स्वरित की। तो शुद्ध रूप से इसमें आपने पढ़ा है कि उच्चैर उदात, ठीक है, उच्चैर उदात, नीचैर अनुदात, समाहार स्वरित, यही हमने पढ़ा है। यदि हम शुद्ध रूप से इसकी व्याख्या को देखते हैं, पहले हम उदात, अनुदात और स्वरित को लिख लेते हैं एक बार। यहां हमने पढ़ा है अपने उच्चैर उदात, यदि हम अलग अलग देखें तो ऐसे लिखा हुआ है यहां पर उच्चैर उदात्त, उच्चैर उदात्त। ठीक है, ये तो विसर्ग का रे हो गया, यहाँ पर इस विसर्ग का रे हो गया, रे में उ मिला तो उच्चैर उदात्त आपको दिखाई देगा यहाँ पर। लेकिन शुद्ध रूप से अपन क्या करें, उच्चैर उदात्त अर्थात मतलब जो ऊंची आवाज में जिनका उच्चारण किया जाता है वो क्या होते हैं, उदात्त वर्ण होते हैं। अब केवल ऊंची आवाज ही नहीं होती, आवाज तो है, उनका आरोह अवरोह के आधार पर हम आवाज को तो ऊंचा रखते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से वो ऊंचा है क्या, तो उसके लिए अपन ने उसकी जो वृत्ति में लिखा तो अपन ने क्या किया कि ताल आदि से भागेशु, तालु आदि से भागेशु ऊर्ध्व भागेशु उत्पन्न अच उदात्त संज्ञात, हमने यही तो पढ़ा। ठीक है, संस्कृत नहीं लिख रहा हूं, मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ यहां पर पढ़ा रहा हूं, नोट्स आपके पास है, उनमें आप शुद्ध रूप से उसको देख लीजिए। हाँ, मैं सूत्र को बोल जरूर रहा हूं, सारे के सारे सूत्रों को मैं बोल रहा हूं, तो बोलने के माध्यम से आपके पास जो भी पीडीएफ में नोट्स हैं, जो भी नोट्स की प्रति आपको मिली हुई है, वहां पर आप शुद्ध रूप से उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर शुद्ध रूप से किस चीज का वर्णन किया गया है कि भाई तालु आदि से भागेशु, अर्थात जो तालु आदि हैं, तालु आदि जो है, तालु आदि से भागेशु ऊर्ध्व भागेशु, ऊर्ध्व का मतलब ऊंचा, ऊपर का, तो तालु आदि के जो ऊपर के भागे से, तो वहां पर उसका वर्णन किया गया है